सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर रहा है। सत्ता का जो केंद्र था वो टूट चुका है और अब ताज के लिए कई दावेदार मैदान में उतर आए हैं। आज हम भारतीय इतिहास के ठीक इसी रोमांचक और कह सकते हैं प्रतिस्पर्धी दौर को समझने की कोशिश करेंगे। और यही एक सवाल हमारे पूरी कहानी का केंद्र है। ये हमें सीधे उस हिस्टोरिकल ड्रामा के बीच में ले जाता है जो सदियों तक चला था। तो हुआ ये कि 7वीं शताब्दी में जब शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो बिखर गई। और इसी बिखराव ने एक तरह से एक स्टेज सेट कर दिया नए राजवंशों के उदय के लिए। और उन्हीं की कहानियां हम आज जानने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें उस आखिरी महान शासक से शुरुआत करनी होगी जिसने उत्तर भारत को एक धागे में पिरो कर रखा था, ठीक इस बड़े बिखराव से पहले। और वो थे सम्राट हर्ष। 606 एडी में वो सिंहासन पर बैठे और 647 एडी में अपनी मृत्यु तक उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र राज किया। और हाँ, एक और खास बात, उनके ही समय में मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। उन्हीं की वजह से हमें उस दौर की बहुत ही कीमती जानकारी मिलती। हर्ष का ताल्लुक था मशहूर वर्धन राजवंश से, जिसे पुष्यभूति राजवंश भी कहा जाता है। ये जो फैमिली ट्री है ना, ये हमें उनके परिवार की बैकग्राउंड की एक झलक देता है जो हमारी कहानी के लिए काफी अहम है। देखिए, हर्ष सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वो ज्ञान और कल्चर के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने कन्नौज को अपनी शानदार राजधानी बनाया और ह्यूमेनसांग जैसे विदेशी स्कॉलर्स का खुले दिल से स्वागत किया। नतीजा, उनका दौर कल्चरली बहुत ही रिच बन गया। लेकिन कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। जिस वक्त उत्तर भारत हर्ष के झंडे तले एक था, ठीक उसी वक्त दक्षिण में पावर के नए सेंटर्स उभर रहे थे। और ये वो ताकतें थीं जो जल्द ही इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। इनमें सबसे पहले मैदान में उतरे पल्लव। अपनी कोस्टल पावर के दम पर वो दक्षिण भारत की एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। पल्लवों की राजधानी थी कांची और वहीं से वो अपना शासन चलाते थे। उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है मामल्लपुरम, जिसे आज हम सब महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। पर जैसा कि होता है, पल्लवों का राज अनचैलेंज नहीं था। दक्कन के पठार से उनके सबसे बड़े राइवल वातापी के चालुक्य भी अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे थे। चालुक्यों की मिलिट्री पावर जबरदस्त थी और उनके सबसे मशहूर राजा पुलकेशिन द्वितीय ने तो वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उत्तर के महान सम्राट हर्ष को हरा दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने भारत में पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये जो दौर था ना, ये सिर्फ अलग अलग किंगडम्स का नहीं था, ये जबरदस्त कंपटीशन का दौर था। और मजे की बात यह है कि इसी स्ट्रगल से कुछ बहुत ही यूनिक अचीवमेंट्स भी निकल कर आईं। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये राजाओं की इज्जत की लड़ाई थी। मिसाल के तौर पर जब पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी पर कब्जा किया तो उन्होंने बड़े गर्व से वातापी कोंडा का टाइटल लिया, मतलब वातापी का विजेता। ये वो जमाना था जब जीत और हार पत्थरों पर लिख दी जाती थी। आप जरा एक कल्पना कीजिए, एक अकेली विशाल चट्टान, और फिर सोचिए कि उसी एक चट्टान को तराश कर एक पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया हो। और कमाल की बात देखिए, जिस वक्त पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ रहे थे, एक नई पावर राष्ट्रकूट ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। जी हाँ, ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। ये किसी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं बना है, इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। सोचिए उनकी आर्टिस्टिक विजन क्या रही होगी। अच्छा, इस दौर की एक और महाशक्ति थे चोल, और इनकी ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, वो तो समंदर के भी सिकंदर थे। उनकी पावरफुल नेवी ने साउथ ईस्ट एशिया तक भारत का प्रभाव फैलाया। और इतना ही नहीं, उनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम था वो तो आज की डेमोक्रेसीज के लिए भी एक लेसन है। लेकिन ये पूरी जंग सिर्फ उत्तर और दक्षिण में ही नहीं चल रही थी। सब कॉन्टिनेंट के हर कोने में अपने इन्फ्लुएंस के लिए एक होड़ मची हुई थी। अगर हम पूरब की तरफ देखें तो वहां पाल वंश ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने विक्रमशिला जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई। ये यूनिवर्सिटीज उस जमाने में नालंदा की ही तरह दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए एक मैग्नेट की तरह थीं।
और वहीं बंगाल में सेन राजवंश के समय में लिटरेचर अपने पीक पर था। इसी दौर में जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, एक ऐसी कविता जिसकी गूंज आज भी भारतीय आर्ट एंड कल्चर में सुनाई देती है। तो जब हम इस पूरे दौर पे नज़र डालते हैं तो ये किसी एक एम्पायर की कहानी नहीं है, ये कुछ और ही है। और असल में यही इस दौर का निचोड़ है। इसकी ताकत किसी एक सेंटर में नहीं थी, बल्कि कई पावरफुल कॉम्पिटिटिव राज्यों की डाइवर्सिटी में थी, और इन सब ने मिलकर भारतीय सभ्यता को और भी रिच बनाया। इन राजवंशों ने हमें सिर्फ कहानियां नहीं दी, बल्कि एक ठोस विरासत दी है। सोचिए, राष्ट्रकूटों का वो इनक्रेडिबल रॉक कट आर्किटेक्चर, चोलों का एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस, या फिर पालों के बनाए एजुकेशन सेंटर्स। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी विरासतें आज भी हमारी दुनिया को शेप कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है ना? क्योंकि जब हम आज के भारत को देखते हैं तो कहीं न कहीं इन प्राचीन शक्तियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। मतलब एक साम्राज्य के गिरने से कई नई विरासतों का जन्म हुआ।